हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर सेशन को। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 मई है और आज आपके लिए मैं बहुत ही ताज़ा तरीन घटनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टॉप मोस्ट करंट अफेयर, और वो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाएंगे। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल बटन के साथ ऑन कर देंगे ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए चलेंगे पहले क्वेश्चंस को, और बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये जो करंट अफेयर का सेशन है वो नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें डिटेल्स को आपको अलग से और भी अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपका नॉलेज जो है वो बूस्टअप हो सके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 3 मई इज द राइट आंसर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो चलिए इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इस दिन को दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा तय करने के लिए मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान बहुत नीचे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत 142वें स्थान पर है, और पिछले 4 सालों में भारत का जो स्थान है वो लगातार गिरा है। और पड़ोसी देशों का थोड़ा स्थान देख लेते हैं कि प्रेस की फ्रीडमनेस में क्या है। तो ये ध्यान दीजिएगा, नेपाल का स्थान 112वां है, भूटान 67वें स्थान पे है, हालांकि भूटान की स्थिति काफ़ी अच्छी है। श्रीलंका 127 नंबर पर है, म्यांमार 139 नंबर पर है, पाकिस्तान 145 नंबर पर है, बांग्लादेश 151 नंबर पर है और चीन 177 नंबर पर है। चीन में तो प्रेस की स्वतंत्रता है ही नहीं, मान लीजिए। और प्रेस स्वतंत्रता में दुनिया में सबसे जो नीचे पायदान प्रदेश है वो कौन सा है? बिल्कुल वो है आपका जाकर नॉर्थ कोरिया, यानी कि उत्तरी कोरिया दुनिया का सबसे प्रेस स्वतंत्रता में नीचे श्रेणी का देश है। और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया था ताकि पत्रकारों का रेस्पेक्ट किया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण मंत्रालय ने नया संसद भवन बनाने के लिए मंजूरी हाल ही में दी है। इस भवन का अनुमानित लागत क्या है? बिल्कुल, पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने नया संसद भवन बनाने की मंजूरी दी है। तो इसका जो लागत पड़ रहा है वो कितना है? ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, सही आंसर बताइए। नए संसद भवन का लागत कितना है आपको ये बताना है। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन सी 922 करोड़ रुपए। बिल्कुल लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास नए संसद भवन की कीमत है, पर एग्जैक्ट कीमत क्या है याद रखिएगा, 922 करोड़ रुपए। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड पूरे डिटेल्स को आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप इसका प्रॉपर नोट्स बना सके। तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो वो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और भी बहुत सारे शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को कोविड-19 राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? बिल्कुल, कोविड-19 के जो राहत प्रोग्राम है, राहत प्रोग्राम में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार को किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं। तो जी हाँ, इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चकमा एवं
हाजोंग समुदाय, बिल्कुल चकमा एवं हाजोंग समुदाय को केंद्र सरकार ने नवीनतम रूप से शामिल करने का ऑर्डर दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं, ताकि इससे भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आए आगे पीछे, अगर डिटेल्स में पूछ लिया जाता है तो आपकी मिस ना हो। तो ये इसके डिटेल्स हैं, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट सूचना ये है कि ध्यान रखिएगा, ये जो करंट अफेयर का कलेक्शन है वो आज 5 मई का अपडेशन है और नीचे डेट 4 मई का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कल की घटनाओं का संग्रह है। आज की घटनाओं का संग्रह आपको कल दिया जाता है, इसीलिए इसे ध्यान में रखिएगा कि करंट अफेयर का सेशन 5 मई का है, परंतु मैंने डेट को 4 मई का मेंशन इसलिए किया है ताकि कल की घटनाओं का ये संग्रह है वो आपके ध्यान में रहे। 4 मई की सारी घटनाएं 5 मई के करंट अफेयर्स के रूप में आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, वाडा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने डिस्क थ्रोअर संदीप कुमार पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बिल्कुल, फेमस डिस्क थ्रोअर संदीप कुमार पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। और क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं और उन पर ये प्रतिबंध कितने साल के लिए लगाया गया है या कितने वर्षों के लिए लगाया गया है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइए इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 4 साल इज़ द राइट आंसर। 4 साल इसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर, ताकि इसके डिटेल्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं तो वो मिस ना हो। तो ये है इसकी डिटेल्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आजकल पूछ लिए जा रहे हैं। मेन टॉपिक से हटकर भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं और एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरह से अपडेट हुआ है, थोड़ा सा डिटेल्स जानना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बौद्धिक संपदा सुरक्षा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिकता सूची में रखा है? बिल्कुल, बौद्धिक संपदा मामले में किस देश ने भारत सहित 10 देशों को निगरानी की प्राथमिकता सूची में रखा है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम है, जो कमिंग एग्ज़ाम है, उसमें पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए अमेरिका। आपको पता है कि भारत ने अमेरिका को कोविड-19 से लड़ने के लिए काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का सप्लाई किया था। उसके बाद से भारत और अमेरिका के बीच मैत्रीवत संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं और यही कारण है कि बौद्धिक संपदा सुरक्षा के मामले में अमेरिका ने भारत सहित और भी 10 देश हैं जिसकी निगरानी को प्राथमिकता में रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं इसके डिटेल्स की ओर। डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका ने यह कदम भारत की बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण व्यवस्था को लेकर अपनी कुछ पुरानी और नई आपत्तियों के आधार पर उठाया है। अमेरिका का यह कहना है कि भारत ने लंबे समय से चली आ रही और कुछ नई चुनौतियों के मामले में अपने नियम कायदे नहीं बदले हैं। अमेरिका ने भारत और चीन सहित अपने प्रमुख व्यापार भागीदारी सहित 10 देशों को इसे सूची में रखा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको पता है
कि वर्तमान में अमेरिका में कोविड-19 के जो प्रकोप हैं वो काफ़ी बढ़े हैं और काफ़ी संख्या में लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं। और इन सारी घटनाओं को देखकर अमेरिका बौखला गया है, अब उसके मानसिक संतुलन पर सवाल उठने लगा है और राष्ट्रपति ट्रंप पर तो ग्लोबल प्रेशर पड़ने लगा है और इसी वजह से तरह तरह के अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 से अभी अमेरिका बहुत अच्छी तरह से सफ़र नहीं कर पा रहा है, तो चलिए सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उससे पहले लेते हैं आज का मोटिवेशनल क्विट। ध्यान दीजिएगा, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। बिल्कुल, मोटिवेशनल क्विट पे ध्यान दीजिएगा कि दुनिया आपके एग्जाम्पल से बदल सकती है, आपके राय से नहीं। आप किसी को राय दे, किसी को सलाह दे, उससे अच्छा होगा कि उसके सामने आप अपना उदाहरण प्रस्तुत करें, यानी कि कुछ बनकर दिखाएं, तो ही दुनिया आपको फॉलो कर सकती है। जब आप किसी स्तर पर पहुंचते हैं तो दुनिया आपके बातों का वेट लेने लगती है, यानी कि आपके बातों का एक एक बातों का गौर फरमाने लगती है, और वैसे आपके राय से कुछ काम चलने वाला है नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल क्विट है और बहुत ज़्यादा बूस्टअप करेगा ये लाइफ में आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन द महाराष्ट्र दिवस इज सेलिब्रेटेड, कब मनाया जाता है, कि कब से इसकी शुरुआत हुई, ये तो डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा ही, पर पहले ये बताइए कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है 1 मई। और 1 मई को और कौन से राज्य का जो राज्य दिवस है वो मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो ये इसके डिटेल्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं और इसे ध्यान में पढ़ लीजिएगा कि 1960 तक महाराष्ट्र और गुजरात बॉम्बे प्रांत के हिस्से थे। और मुख्य बिंदु ये है कि दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1965, द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट 1956 के तहत भाषाई आधार पर भारत संघ के भीतर राज्यों के लिए सीमाओं को परिभाषित किया गया था। और इसके बाद 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत बॉम्बे राज्य का गठन मराठी, गुजराती, कच्छ एवं कोंकणी भाषी लोगों के लिए किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 1956 जो लैंग्वेज के आधार पर जब राज्यों का गठन किया जाने लगा, तो बॉम्बे का जो गठन है वो मराठी राज्य मतलब मराठी भाषा के कंसंट्रेशन को ध्यान में रखकर किया गया था, और बाकी जो है वो गुजराती जो भाषा बोलते थे उस भाषा को ध्यान में रखकर गुजरात राज्य का गठन किया गया। और याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछा गया, स्पेशली एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में तो कई बार पूछ लिया गया। तो याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। जानकारी के लिए बता दूं कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। तो चलिए चलते हैं आगे की, और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान दीजिएगा कि CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जिसे CSIR या CRRI कहते हैं, ने देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला एवं माल परिवहन प्रबंध प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? बिल्कुल, CSIR ने किसानों को दूर दराज इलाके में खाद्य आपूर्ति करने के लिए किस ऐप यानी एप्लीकेशन से जोड़ने का प्रयास किया है? सही आंसर बताइएगा, ऑप्शन आपको दिया है। सही आंसर बताइएगा कि कौन सा एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए जो हमारे देश के
खाद्य श्रृंखला एवं परिवहन जो आपूर्ति मामले हैं उन लोग को जोड़ने के लिए मतलब निर्देश जारी किए गए हैं। तो सही आंसर क्या है? बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप इज द राइट आंसर। तो इसके डिटेल्स को देख लीजिए ध्यान से, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं तो वो आपकी मिस ना हो। और डिटेल्स को ध्यान से देखकर इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि डिटेल्स से आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको लेंगे। ध्यान दीजिएगा, किस देश ने मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? बिल्कुल, कौन सा ऐसा देश है जिसने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से सम्मानित किया है मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे देश के किसी राज्य के किसी भी व्यक्ति का सम्मान जब विदेश करती है तो देश के लिए काफ़ी गर्व का विषय होता है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा इसका। सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जापान। जापान ने ऐसा किया है। तो इसके डिटेल्स की ओर चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना। तो जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट है कि थंगजाम धबाली सिंह पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम MTF के संस्थापक हैं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इम्फाल युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। जी बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध का जो 70वां वर्षगांठ था इम्फाल युद्ध का, इम्पॉर्टेंट था, और उस पर उन्होंने 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया था। और इस कार्यक्रम में भारत में जापान की दूतावास के अधिकारियों सहित कई जापानी नागरिकों ने हिस्सा भी लिया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि ये सम्मान उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने भारत और जो जापान देश है उसके बीच के संबंधों को काफ़ी अच्छा बनाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि थंगजाम धबाली सिंह जो है वो पेशे से एक होम्योपैथी डॉक्टर है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका कलेक्शन बहुत ही अलग अलग जगहों से सेलेक्टिवली किया गया है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और इनका प्रॉपर नोट्स बनाया कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का निधन 29 अप्रैल 2020 को हुआ। वह कितने साल की थी? बिल्कुल, हेमा भारली जी का निधन हो गया है 29 अप्रैल 2020 को, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। तो उनका उम्र कितना था आपको ये बताना। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइए। सही आंसर बताइएगा इसका। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 101 वर्ष। 101 वर्ष की थी वो और 29 अप्रैल 2020 को उनका निधन हो चुका है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान ले। तो इसीलिए ये नोट आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा और अच्छे से इसका नोट बना लीजिएगा, ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ना छूटें। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ध्यान दीजिएगा, किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? बिल्कुल, आपको पता है कि कोविड-19 से सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होता है वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना होता है।
तो किस प्रदेश की सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर बताइएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? बिल्कुल ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया, तो सही आंसर इसका मध्य प्रदेश सरकार है। और आगे ध्यान रखिए कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान के राज्यपाल कौन है और वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार में एक तख्ता पलट हुआ है और वर्तमान मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश का आपका नाम बताना है और वर्तमान राज्यपाल के नाम को भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर और आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ कलेक्शन है। जी बिल्कुल, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड डिटेल्स आपको दिए गए हैं, ध्यान दे दीजिए कि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ में सहयोग के काढ़े से 50-50 ग्राम के पैकेज तैयार कर रही है। बिल्कुल, वनस्पति के अलग अलग तरह के जो जड़ी बूटी होते हैं या उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी बढ़ाने के जो स्पेशल वनस्पति के प्रकार होते हैं उसमें 50-50 ग्राम के पैकेट्स को तैयार किया जा रहा है और इसे त्रिकूट चूर्ण, पीपल, अदरक और काली मिर्च शामिल होंगे। 1 करोड़ लोगों को यह काढ़ा निःशुल्क वितरित किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखिए कि साथ ही राज्य में 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इस पैकेज को वितरित करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का शानदार सेशन। आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।